नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, इस समय न्यायपालिका को लेकर के बहुत सारे, एक तरफ तो सवाल उठते रहते हैं, दूसरी तरफ न्यायपालिका से बहुत सारी टिप्पणियां भी आती रहती हैं तमाम मौक़ों पर। हमने देखा कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसके बाद किस तरीके से सीजेआई साहब ने कह दिया कि उनके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। फिर उसके बाद जब बहुत शायद सोशल मीडिया पर बड़ी उसको लेकर के छीछालेदर हुई तो फिर मामले की सुनवाई हुई। फिर कुछ सवाल भी पूछ लिए गए, लाठीचार्ज क्या, फलाना ढिमका, ये सब। उधर दिल्ली हाई कोर्ट में एक अलग मसला चल रहा है जंतर मंतर को लेकर के। वो एक अलग वहाँ से कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद जो परिस्थितियां वहाँ पैदा हुई उसको लेकर के, उसमें से जो जिस जिस तरीके की विभत्स परिस्थितियां रहीं, टीएमसी के तमाम नेताओं सांसदों को चुन चुन करके मारा गया, पीटा गया, क्या कुछ नहीं किया गया उनके साथ, उनके ऊपर सब्जियां अंडे फेंके गए। इसको लेकर के महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई आप इस देश में राजनीति कर रही हैं, आप सांसद हैं और आपको अंडों से डर लगता है। उधर एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट कह दे रहा है कि भाई जंतर मंतर जो है बंद कर दीजिए, इस पे प्रोटेस्ट होता है तो दिल्ली जो है वो कब्जा कर ली जाती है, इस तरीके की चीज़ें। सर, मेरा सवाल ये है, जो महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है, आज इस देश में पूरा फोकस प्रोटोकॉल पे रहता है। हर नेता, वो किसी भी स्तर पर हो, हर नेता पूरा फोकस उसका प्रोटोकॉल पे रहता है। सुरक्षा के नाम पे बड़े बड़े काफिले चलते हैं, तमाम पुलिसकर्मी लगे हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, क्या क्या लगती है अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से। सर, सवाल मेरा बहुत सीधा सा ये है कि महुआ मोइत्रा पब्लिक लाइफ में है तो उनके ऊपर अंडे फेंके जाने का लोगों को अधिकार मिल जाता है। अगर किसी फैसले से कोई नाराज हो जाए, कोई असहमत हो, तो क्या जज साहब का विरोध इस तरीके से कर सकता है? किसी एक लोअर कोर्ट का भी विरोध जज साहब का कर देगा? जज साहब बर्दाश्त कर लेंगे? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, इट्स ए वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये बहुत दुखद है इस तरह की चर्चा भी करना, जो हमें मजबूर होकर आजकल गाहे बगाही करनी पड़ रही है और रूटीन में होने लगी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कभी नहीं चाहते। हम न्यायपालिका के इकबाल में पूरा भरोसा रखते आए हैं। न्यायपालिका, जो खासतौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो संविधान के रक्षक है एक तरीके से। और यहाँ पर बैठने वाले जो माय लॉर्ड्स हैं, वो संविधान की रक्षा की शपथ लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान का मूल क्या सबसे बड़ा महत्व है कि लोकतांत्रिक देश है और संविधान, ठीक, उसकी रक्षा करनी है और नियम कायदों से ये देश चले। आज की तारीख में जो ये परिस्थितियां बनी है, जो आप टॉप में केंद्र में बैठी सरकार की या उनके राज्यों में बैठे हुए चेलों की, जिसको आप डबल इंजन कह देते हैं, कई कई इंजन आजकल ट्रिपल भी है, 4 भी है, कई कई इंजन है। कई बार ऐसा लगने लगता है राम प्रकाश जी, दुर्भाग्य से मैं ये कहना नहीं चाहता, कि कहीं ये जो हमारी न्यायपालिका है, इसके कुछ लोग भी उस इंजन में तो नहीं जुड़ गए हैं। कहीं काम तो उनका था संविधान की रक्षा का, और वो दिखते हैं सरकार की रक्षा करते हैं। ये बड़े भारी मन के साथ में करें। आपने तमाम ऐसे अवसर देखे होंगे जब इस तरह के फैसले कब आते हैं, टिप्पणियां ज्यादा आती। सोशल मीडिया पे अगर आप उन पर चर्चा करो तो माय लॉर्ड्स को उससे भी परेशानी होती है। वहां जाकर के बताते हैं कि व्यूज बढ़ाने के लिए ये किया जाता है, वो किया जाता है। जितनी रिसर्च आपकी व्यूज बढ़ाने से लेकर के यूट्यूब और सोशल मीडिया पे है, इतनी रिसर्च अगर आप अपनी टिप्पणियों पे कर लेते हैं कि कैसे उनको संयमित रखा जाए, तो इस देश की न्यायपालिका के ऊपर लोगों का भरोसा है, वो हिले ना, वो डिगे ना, वो कायम रहे। और उसको इंटेक्ट रखना न्यायपालिका के हर व्यक्ति का काम होना चाहिए। दुर्भाग्य से परिस्थिति क्या है, अगर आप सावरकर की आलोचना कर दें या स्कूल में पाठ्य पुस्तक के अंदर किसी न्यायिक कदाचार या भ्रष्टाचार की बात कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल सख्त संज्ञान में लेता है। देखा ना आपने, कल भी एक केस गया जिस जज के यहाँ नोट जले थे, कल भी वो एक केस गया माय लॉर्ड्स के पास। नाम किसी का मैं नहीं लेना चाहूंगा इस शो के अंदर। तो उसको कहा कि ये चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया, हम इसको खारिज करते हैं। वो जज जिसके घर पे नोट जले, सुप्रीम कोर्ट को ने जांच भी करा ली, सब चीजें हो गई, आज तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, और वो आज लोकड़ी पर निकल गया। और कोई मेरे आप जैसा पिटीशन कोई फ्री में नहीं होती है, उसके लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होनी होती है। वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है न्याय के लिए, देश के शीर्ष कोर्ट में, वो कहते हैं चीफ पब्लिसिटी वाले लोग, खारिज करते हैं उसको, इसमें कुछ नहीं।
क्यों नहीं, कैसे नहीं है उसके अंदर? क्या सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, अपॉइंटेड कमेटी, उसमें नहीं आया नोट जलने वाला? क्या उनको इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया था? वो आज भी पद पे कैसे हैं? क्या उनका कहीं कोई तार है जिसको आप छेड़ना नहीं चाहते? इस्तीफा देने की भी बात आई थी, राष्ट्रपति को इस्तीफा भी दिया गया था, क्या वो मंजूर हो गया? क्या ऐसा व्यक्ति आज भी बेंच पे नहीं है? ये जो अवमानना की जो धौंस है, ये न्यायपालिका को बहुत हद तक बचाती भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे भी हैं सिरफिरे, जो उसके इकबाल को याद दिलाते हुए कहीं ना कहीं इस देश में डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अगर कोई महिला सांसद जिसके ऊपर अंडे फेंके गए, ठीक, वो याचिका डाले और कि उसको भीड़ का सामना करने से बचाने के बजाय वो अपने वर्चुअली पेश हो जाएगी, और उसके ऊपर आरोप क्या है कि उसने नफरत भरा भाषण दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि इस देश के संविधान के जो वो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने तो गोलियां भी खाई। आप पब्लिक लाइफ में, तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि देश के अंदर जो राजनीति में है उसको गोलियां खाने के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या ये अंग्रेजों का शासन है? क्या ये देश आजाद नहीं है? इस टिप्पणी को आप कैसे कहिए? और उन्हीं जज साहब ने, उन्हीं माई लॉर्ड ने सावरकर के बारे में भी एक बार बड़ी महान टिप्पणियां की थी, धनखड़ टाइप को, जो धनखड़ साहब आरएसएस के बारे में क्या करते थे बैठ के चेयर पर। तो ये हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की नफरत भरे भाषण के मामले में वर्चुअल पेशी की याचिका खारिज की। दो जज थे, दो जजों की बेंच, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और शील नागू। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महिमा मोइत्रा को 15 अगस्त को नफरत भरे भाषण के मामले में पुलिस के सामने वर्चुअल पेश होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, कथित तौर पर एक फेसबुक पोस्ट से जुड़ा हुआ मामला। अब इस मामले को एक सेकंड के लिए यही रोकना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मोदी जी का एक लाडला मंत्री विजय शाह देश की बहादुर कर्नल सोफिया को क्या कहता है? आतंकियों की बहन। याद है ना? हाईकोर्ट के एक बहुत ही दमदार जज ने, धाकड़ जज ने सुओ मोटो लिया और धाराएं बताते हुए केस दर्ज कराया जबरदस्ती सरकार के खिलाफ। वो मंत्री तत्काल सुप्रीम कोर्ट में आया, उसके ऊपर तमाम तरह की धमाकेदार टिप्पणियां की गई, और जो वो राज चाहता था उसको तत्काल दे दी। ठीक, क्या सजा हुई उसकी? सरेआम कैमरे पर उसने कहा, माफिया मांगने तक का नाटक किया, सारी बातें। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को कायम रखा, जिसमें महुआ मोइत्रा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। अदालत ने जुलाई में उसके कार्यालय पर अंडे फेंके जाने की घटना से सुरक्षा संबंधी उनकी चिंताओं को स्वीकार नहीं किया, और महुआ मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेते हुए कहा कि अगर कोई राहत चाहिए आपको तो आप जाकर के हाईकोर्ट का रुख कीजिए। सवाल ये नहीं है आप तो कहा, संविधान सवाल ये है कि आप न्याय करें या ना करें, न्याय करते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। अब इसको कहीं और ले चलिए। प्रवेश वर्मा ने क्या क्या कहा था, अनुराग ठाकुर ने क्या क्या कहा था देश के गद्दारों को, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। उसके बाद रिवीजन पिटीशन में लोग गए तो उस पिटीशन को भी खारिज कर दिया, जबकि सरेआम कैमरे पे देश के गद्दारों को करे थे, हर जगह कहते। क्या इसको सुप्रीम कोर्ट ने नया नॉर्मल मान लिया है? मान लिया है तो बता देना एक बार, ताकि कोई गलतफहमी किसी को बचे ही ना, जाए ही ना सुप्रीम कोर्ट में। आमतौर पे 80% लोग तो जानने लगे, समझने लगे कि कहां पर जाने से क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसमें कोई शक मत मानिएगा। और रही से ही कसर पूरी कर दी दिल्ली हाईकोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले किसी पिटीशन पे दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से पूछा कि भाई जंतर मंतर पर प्रदर्शन रहने चाहिए, फटाक से नोटिस दे करके आप बताइए साहब, फटाक से जंतर मंतर क्या कहिएगा इसको? अब दिल्ली हाईकोर्ट का कोई जज है, वो कहता है कि इसको बंद कर, तत्काल बैन करना चाहिए, पूरी दिल्ली को आप बंद तक नहीं बना सकते। तो क्या ये दिल्ली 1947 के बाद जहां भी विरोध प्रदर्शन हुए बंदगी होती होती चली गई? मोदी जी का एक मुंह फट आईएएस अफसर हुआ करता नीति आयोग में, याद होगा, उसने एक कुख्यात भाषण दिया था, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, याद होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनको आपने संविधान की रक्षा के लिए बिठाया वो कहीं टू मच ऑफ डेमोक्रेसी के सिद्धांत में भरोसा करने लगे, सांसदों को ये कहने लगे हो कि आप पब्लिक जीवन में हैं, आप ये अंडों से डरते हैं? देश के फ्रीडम फाइटर ने तो सीने पे गोलियां खाई थी, तो ये भी भूल जाते कि उस टिप्पणी का क्या मतलब निकाला जाए। कोई कॉकरोच कह देता है, फिर स्पष्टीकरण देता घूमता है, देश में आंदोलन हो जाता है, तमाम तरह की चीजें।
बेंच पे बैठ करके कहते सर हैं। फ्रीडम फाइटर्स ने गोली खाई थी उस समय, आजादी की लड़ाई हुई थी, ये सब ठीक है। आज तो हम आजाद भारत में रह रहे हैं ना। अगर आजादी 2014 के बाद भी मिली हो तब भी हम आजाद भारत में रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या ही दिक्कत है? फिर ये ज्ञान इन सरकार में बैठे हुए लोगों को क्यों नहीं दिया जाता है? क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े काफिले लेकर के चलने की? क्या जरूरत है? आज भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए चौराहों पर पुलिस नहीं है। आम आदमी पिसा जा रहा है, भीड़ ट्रैफिक में कराह रहा है, और बड़ी बड़ी संख्या में ये सारे लोग ड्यूटी बजा रहे हैं साहिबान की। कोई ये मंत्री, कोई फलाना मंत्री, कोई ढिमके मंत्री, उनके घर सुरक्षा में लगे, उनके घर की ड्यूटी बजा रहे हैं। तो क्या ये जज साहब लोगों को ये नहीं दिखाई देता? इनके लिए आदेश क्यों नहीं देते हैं कि नहीं नहीं, सबकी सुरक्षा वापस करिए, आप पब्लिक लाइफ में हैं, अगर आप डरते हैं तो पब्लिक लाइफ छोड़िए, घर बैठिए, क्या जरूरत है आपको राजनीति करने की? ये बात क्यों नहीं कह पाते हैं जज साहब लोग? सिलेक्टिव करना पड़ता है ना। सत्ता पक्ष वाले को कह के दिखाओ ना, सत्ता पक्ष वाले अनुराग ठाकुर को कह के दिखा दो आप एक बार। जितने भी जो आज से 6-6 साल पहले चुनाव हार चुके हैं, वो भी ब्लैक कैट कमांडो लिए घूम रहे हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, वो भी सारे के सारे। आपका केवल बीजेपी और राइट विंग से जुड़ा होना होता है, उसके बाद सुरक्षा कितनी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा के मामले में जो एक टिप्पणी की है, इसका एक अर्थ कोई मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी तो ये भी लगाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या ये चाहते हैं कि हम गोलियां खाएं या कुछ और? हमने कैसे बड़बोले लोगों को कहां पर पहुंचा दिया है? क्या मतलब है इस बात का? कहां फ्रीडम फाइटर्स की बात है, कहां एक महिला सांसद की बात है? इस टिप्पणी का क्या रेलेवेंस? आरएसएस को लेकर के राहुल गांधी पर पूरा तरीके से उसी जज साहब ने क्यों? कहीं कुछ और नंबर बनाने का कार्यक्रम है क्या? लगातार आप देखते हैं ये प्रवृत्ति बन रही है। संवैधानिक अदालतों के जजों से इस तरह के न्यायिक व्यवहार की कोई उम्मीद कर सकता है क्या? और मैं तो आज एक बात पे कन्विंस होता जा रहा हूं, जो पूरी हरकतें मैं देख रहा हूं आपको ऐसी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी तय करने का समय आ गया है इन्हीं टिप्पणीबाजियों का। अगर ये तो टिप्पणी कुछ भी करे, मीडिया पोमेडियन बिल्कुल बंधक है। मेरे आप जैसे दो साथी अगर किसी चीज को एनालाइज करें तो उसके ऊपर इनको आपत्ति है, फिर ये व्यूज को लेकर के अपना ज्ञान देने बैठते हैं बेंच के ऊपर। अपने अंदर नहीं झांकना कि हम क्या करें। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर के पर बड़ा इतना बड़ा बाउंडर बचा के रख दिया। क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? किस बात पे वो कर रहे थे? वाई वाज ही गेटिंग सो ऑफेंडेड? नोटों के जलने के मामले में क्या कर लिया उन्होंने? क्या कर लिया उनके पूर्ववर्तियों ने? सारे देश ने देखा नहीं क्या? सारे देश में खबरें नहीं छपी? उसके बाद भी अगर उस व्यक्ति का कुछ नहीं होता है तो इसको आप क्या करिए? जो सुप्रीम कोर्ट का माई लॉर्ड कह रहा है, ये बयान 100% निंदा के लायक है, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके की उसके दफ्तर पे अंडेबाजी हुई और सारी चीजें आपने देखी, और तमाम भाजपा के ऊपर हुई, वो अपने जो बीजेपी विरोधी नेताओं के खिलाफ हुई, उसको आप क्या कहिएगा? अगर कल को कोई घटना होती है इस महिला सांसद के साथ, तो क्या ये महाशय जवाब दे देंगे? उसका जिम्मेदारी ले लेंगे? ये बर्ताव आप देश की टॉप उस पर बैठ करके आप इस तरह की बातें करते हो। दिस कंडक्ट माउंट्स टू समथिंग दैट आई डोंट वांट टू से। लेकिन ये अपने आप में ये जो टिप्पणी है, ये बहुत कुछ कह रही है। ऐसे जजेस का बैठ करके एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के बारे में अलग रुख और देश की मुख्य धारा के बारे में अलग रुख। क्या सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी विरोधी है वो गोलियां खाए? इसके लिए आप मानसिक तौर पर तैयार कर रहे हैं। सावरकर का ठेका आपको किसने दे दिया बेंच में बैठ करके? है? सावरकर का पोता तो उसको डिफेंड नहीं कर पाता, वो तो सरेआम कहता है कि मेरे उसने माफी मांगी थी तुमने, और आप डिफेंड करेंगे उनको। तो आप करना क्या चाहते हैं? आपका फैसला सावरकर को डिफेंड करना है या मेरिट्स पे मुद्दे जवाब देना है? दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर कोई व्यक्ति जाता है कि साहब हमें इजाजत दे दी जाए प्रदर्शन करने की जगह के तौर पर, तो श्रीमान जज साहब कहते हैं कि वहां पर विरोध प्रदर्शन होता ही क्यों है, क्यों होना चाहिए, वहां बंद क्यों नहीं कर देते? पूरी दिल्ली को बंधक बना दिया जाता है। आपको क्या लगता है ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी वाला कंसेप्ट नहीं है क्या? उसी सिद्धांत के पोषक नहीं है ये लोग? आपका क्या काम है? वो व्यक्ति, एक दलित संस्था है क्रिश्चियन सोसाइटी, वो लंबे समय से दिल्ली पुलिस से मांग कर रही है कि हमें परमिशन मांगी कि हमें 10 से 5 की परमिशन दे दीजिए, 75 से ऊपर आदमी नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस को दबाए बैठी है। हाईकोर्ट में गई पार्टी, उसको उस पर फैसला करने की बजाय वो कह रहे कि इसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाए। कौन साहब है पता है आपको? दिल्ली दंगों के बाद एलजी साहब ने उनको अटॉर्नी नियुक्त किया था।
केसेस को वो करने के लिए। अब वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर को बंद कर दो, क्यों नहीं कर दिया जाता? आपको क्या लगता है कि उन्होंने डेमोक्रेसी की, संविधान की मंतर शपथ बंद ली? कर देने से प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा सर, मुद्दे खत्म हो जाएंगे इस देश में। राम प्रकाश जी, आप जंतर मंतर की बजाय वही प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, उसको वहां की बजाय अगर रामलीला में दान कर देते या बुराड़ी में दान कर देते या कहीं दिल्ली की आउटर पेरिफेरी पे कर देते, तो आपको क्या लगता है कि उसका कोई परिणाम आ पाता? ये वो सरकार है जिसने साल भर से ज्यादा दिल्ली को चारों तरफ से सील रखा, नश्तर और बॉर्डर लगा के। याद होगा आपको किसानों का आंदोलन। जंतर मंतर सिंबॉलिक कैसे है कि वो सत्ता प्रतिष्ठान का जो केंद्र है, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्रालय हो, पीएमओ हो, राष्ट्रपति भवन हो या पार्लियामेंट हो, उसके पास है। और वहां भीड़ का मतलब होता है कि सरकार को अपनी जिद छोड़ करके उनकी बात सुननी पड़ती है। कल को आप इनको यहां पर, आपने देखा ना सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन गई, फटाक से नोटिस दे दिया गया कि सरकार बताए। दिल्ली हाईकोर्ट को पता होता, दिल्ली, आप ये बताइए, जो दिल्ली हाईकोर्ट का जज है उसको नहीं पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का नोटिस हुआ है? मुझे और आपको पता है तो उसको नहीं पता होगा। उसके बाद भी फिर वो कह रहा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों होता है। इसका मतलब क्या निकालेंगे? टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। कल तक प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, कल तक सारी चीजें कर रहे थे, तो उस सोच को सोचिए आप क्या है, वो सोच के पीछे क्या है, केवल इसको देखना पड़ेगा। और जब इसको देखेंगे आप, तो इसमें वही बात है जो मैं कई बार आपको कहता हूं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र के दिन मुझे तो गिने गिने चुने दिखाई देते हैं। जिस तरीके से इस देश की जुडिशरी की टिप्पणीबाजी हो रही है, उसको आप क्या ही कहेंगे बताइए? ये कॉकरोच शब्द कहां से आया था जो प्रेजेंट नैरेटिव के अंदर, कहां से आया था? उसके बाद 2 बार स्पष्टीकरण भी दे लिया। मुझे ये बताइए, आप हियरिंग कर रहे हैं किसी बात की मेरिट में, इस तरह के लूज कमेंट इतने बड़े देश के जजों से क्या कोई उम्मीद करता है क्या? एक महिला सांसद आपके पास आई, आपने उनको रिलीफ देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। ज्ञान मांगने के लिए तो ट्यूशन तो नहीं लगा के आई आपके पास कि उसको गोली खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया था, वो सारा पढ़े लिखे लोग, उनको पता है। और अगर उनको नहीं भी पता हो तो आपका काम पढ़ाने का नहीं, आपका काम न्याय देने का है। दे सकते हो तो ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये न्यायपालिका की जो गंभीरता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनकी कंपिटेंस उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, संविधान के प्रति उनकी निष्ठा उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आउटस्पोकन उसको एक्सपोज करते हैं रवैये को। और जो कुछ टिप्पणी बाजी आप वर्बली करते हो, फिर उसको लिखित में क्यों नहीं लाते हो? और ये आज से नहीं हो रहा है, इसको आप लगातार देखते लीजिए, चंद्रचूड़ के समय से लेकर चंडीगढ़ नगर निगम का केस आपके सामने ध्यान होगा मशीन का, क्या तूफान मचा दिया था, इलेक्शन का रिजल्ट भी बदल दिया था। मसीह ने जो कैमरे के ऊपर सारी गड़बड़ की, लोकतंत्र की हत्या की चंद्रचूड़ के मामले सामने कैमरे पर, उसका क्या हुआ? क्योंकि भाजपा से जुड़ा हुआ था। विजय शाह कौन था? देश की कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कह रहा था। क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने? यही माई लॉर्ड थे। तो इसलिए मैं जो आपको बात कहता हूं, यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। अगर ये संविधान के रक्षक हैं, देश को सोचना चाहिए। लेकिन संविधान के रक्षक और ये सारी चीज़ें तो ठीक है सर, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम मामलों में टिप्पणियाँ आई है, लेकिन आदेश में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑर्डर में वो चीज़ें नहीं झलकती हैं जो टिप्पणियों में झलकती हैं। हमने कई मौक़ों पर देखा है कि सरकार को लेकर के टिप्पणी बड़ी ज़बरदस्त आती है जज साहब की, लेकिन ऑर्डर में कुछ भी नहीं लिखा होता है। वहीं विपक्ष के साथ टिप्पणियों में कुछ आए नहीं आए, ऑर्डर बड़े ज़बरदस्त आते हैं, बड़े अच्छे ऑर्डर आ जाते हैं। फिर वो लगने लगता है कि नहीं नहीं, लोकतंत्र वाकई है। हमारे जज साहब लोग जिस ईमानदारी के साथ संविधान की कसम खा करके काम करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। तो ये परिस्थितियां तो हम बार बार देख रहे हैं, लेकिन फिर सवाल एक आकर के खड़ा हो जाता है कि जब इस तरीके का आदेश आता है तो आखिर देश के हर व्यक्ति को ये बात दिखती है ना, क्या न्यायपालिका में भाई जज साहब की जो टिप्पणी आई तो सीजेआई साहब को नहीं दिख रहा होगा? सीजेआई साहब क्या इसको करेक्ट करेंगे कि नहीं नहीं ये बात गलत है और जुडिशरी के अंदर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में सीजेआई साहब की ये जिम्मेदारी नहीं होती है? एक चुना हुआ सांसद ये आरोप लगा देता है कि सीजेआई, तत्कालीन सीजेआई गृहयुद्ध कराने का जिम्मेदार है इस देश में। तो क्या सीजेआई साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इसको स्पष्ट करें कि आखिर ये गृहयुद्ध कौन सा गृहयुद्ध हो रहा है, कैसे गृहयुद्ध हो रहा है, कैसे सीजेआई जिम्मेदार है? क्या
इन सारी चीज़ों ने आज सत्ता में बैठे लोगों का मनोबल बढ़ाया है, और साथ में जो जुडिशरी में भी ये लालच कि पोस्ट रिटायरमेंट एडजस्टमेंट जो है वो कैसे होगी, कहाँ होगी, वो कहीं ना कहीं खतरनाक होता जा रहा है न्यायपालिका के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, न्याय के लिए, आम आदमी के लिए इस देश के। राम प्रकाश जी, उससे भी ज्यादा मुझे लगता है अंधी दौड़ है समय से पहले प्रमोशन पा करके जो आप डिजर्व नहीं करते उसको हासिल करने। आपने कहा चीफ जस्टिस साहब, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कॉकरोच वाला एक उदाहरण अपने बातचीत में आया सामने, किसने कहा क्या कहा। उसके बाद वही श्रीमान जी बैठे थे बेंच के अंदर, बंगाल के अंदर वोट कटने के मामले में 27 लाख लोगों की वोट कट रही है, और वो कह रहे कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट डाल देना, कोई बात नहीं। उसी बेंच वही बैठे सुन रहे हैं। एक वोट भी अगर गलत तरीके से कटती है उसकी रक्षा का जिम्मा किसका है, किसने शपथ ली? इस देश की न्यायपालिका। और 27 लाख लोगों के बारे में ये कह दिया जाए, सीजीआई तो वही थे, क्या किया उन्होंने? आप तो कह रहे हो उनको जानकारी होगी, सुना होगा, नहीं मैं तो कह रहा हूं वहां बैठे थे बेंच में उनके साथ, थे या नहीं थे? छोड़ दीजिए इस बात को। एचआर खन्ना मेमोरियल सिंपोजियम था दिल्ली के अंदर, वही 27 उन्होंने वहां पे टिप्पणी की, नाम नहीं लेता मैं किसी का। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अब समानांतर मंच बन गया है जहां जजों पर रोज फैसले सुनाए जा रहे हैं। कोट, निष्पक्ष न्याय सोशल मीडिया पर लाइक्स के बाजार में नीलाम हो रहा है, कह रहे हैं। और स्वतंत्र राय रखने वाले जजों को ऑनलाइन भीड़ की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। 27 लाख वोट लोगों की वोट काटने वाला स्वतंत्र सोच का है ना व्यक्ति, क्या कहिएगा? उसको जस्टिफाई करने वाला कि इस बार नहीं अगली बार डाल दीजिए, कोई खास बात नहीं है। तो स्वतंत्र राय ही, ये उन्होंने सार्वजनिक मंच में कहा। आगे कहा, न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार या अन्य अंग नहीं, सोचिएगा क्लीन चिट कहां है, सरकार या अन्य अंग नहीं, बल्कि बिग टेक के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो गलत सूचना और क्यूरेटेड आउटरीच फैलाते हैं। सोशल मीडिया पे बात करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के क्लिप्स बिना संदर्भ के वायरल होते हैं और मौखिक टिप्पणियों को अंतिम फैसला समझ लिया जाता है। ये एचआर खन्ना मेमोरियल लेक्चर में कहा जा रहा है, सोचिए। और जब इसको एक्सपोज किया जाता है जस्टिस उज्जवल भैया के जैसे लोगों के द्वारा, जो बताते हैं कि पिछले 3 कॉलेजियम में अपॉइंटमेंट्स के ट्रांसफर्स के रीजंस नहीं बताए गए, तो साफ सूझ जाता है। जस्टिस उज्जवल भैया स्टिल ऑन द बेंच। उन्होंने बाकायदा रेफरेंसेस दे के बताया कि किस तरीके के लोगों को चीटियां कहने वाले, नागरिकों को चीटियां कहने वाले लोग जज बन जाते हैं। वो कौन थे, ये मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं, बन रहे हैं ना, किस किस तरीके के लोग बन रहे हैं और कैसे कैसे फैसले आ रहे हैं। फिर एक बात कहता हूं राम प्रकाश जी, ये कंटेम्प्ट और ये सारी चीजें अपनी जगह, इकबाल हमेशा कमाया जाता है, अर्जित किया जाता है। कानून की आड़ में छुपकर लोगों को डरा करके आप अपना इकबाल कायम नहीं कर सकते। आप अपने आचार से, व्यवहार से, फैसलों से, आप अपनी बेबाक राय से, अपने बेबाक जो लिखित में जो आप फैसले करते हो उनसे सम्मान अर्जित करते हो। माफ कीजिएगा, सावरकर का ठेका आपको किसने दे दिया बेंच पे बैठ करके कि सावरकर के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा? ऐसे ऐसे लोग, अंधाधौड़ क्या है? आपने जो बात कही ना उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। इसके दो है, अभी से पहले अरुण जेटली टाइप के लोग जो दिवंगत क्या कहा करते हैं कि रिटायरमेंट से पहले के फैसले रिटायरमेंट के बाद की अपॉइंटमेंट को प्रभावित करते हैं। दैट वाज वन पार्ट। वो उन लोगों के लिए है जो 60-61 साल के हो गए हैं, हाई कोर्ट में है कि 62 का रिटायर होने के बाद कोई काम मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट में है 64 64.5 के हो गए, 65 के बाद कोई काम मिल जाए। उनकी टिप्पणी वो थी। आज की तारीख में स्थिति देखिए आप, अपने से 12 से 15 सीनियर जजों को बाईपास करके लोगों को ना स्टेट के कोटे की चिंता ना किसी चीज की, कैसे बिना आउट ऑफ टर्न एलिवेट करके दिल्ली लाया जा रहा है। आजकल वो कहानी भी शुरू हो गई। अकेले पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट की बात नहीं, बिफोर टाइम एलिवेशन बाय सुपरसीडिंग योर सीनियर्स। या तो ऐसे ऐसे भी सीजीआई रखे गए जो ये कहा करते कि मैं तो अपॉइंटमेंट लूंगा रिटायरमेंट के बाद, और अपने भतीजे को और अपने दूसरे उसको लगा करके। अब हालत ये है कि 2040 तक का सक्सेशन प्लान तैयार है कि 2040 में सीजीआई कौन होगा। ये आप जुडिशरी को चलाना कहते हैं? इसके पीछे मंशा तो सोचिए, और फिर आप इसको डेमोक्रेसी भी कहते हैं। माफ कीजिएगा, बहुत खतरनाक दिशा में जा रहे हैं। और दूसरों को प्रीच करने से पहले अपने अंदर झांक लेने का मादा भी इस देश की न्यायपालिका में होना चाहिए, अगर उनको रेलेवेंट भी रहना है तो। भूल जाइए
देश के मीडिया ने अपना बर्बाद कर लिया ना सब कुछ, सरकार की चाटुकारिता करके। अगर आप उस रास्ते पे जाना चाहते हैं, दैट इज योर स्वीट विल। हम तो केवल आपसे आग्रह कर सकते हैं कि आप संविधान का महत्वपूर्ण पायदान है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, संविधान के रक्षक हैं आप अपनी उसको समझिए, जिम्मेदारी को, डेमोक्रेसी के प्रति अपना कमिटमेंट देखिए, और नहीं दे सकते तो कम से कम ये लूज टॉक मत कीजिए। टिप्पणियों की बजाय जो है मुझे लगता है कि आदेश पर ध्यान रखा जाए। न्यायपालिका वैसे ही अपनी विश्वसनीयता पर पहले से ही जूझ रही है। इस तरीके की जब टिप्पणियां आएंगी तो वो शायद उसको ख़त्म ही कर देंगी, जूझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़त्म ही कर देंगी। आम आदमी का जो आखिरी एक अस्त्र बचा रहता था, उस अस्त्र को भी कैसे कुंद किया जा रहा है, ये हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। बहुत बार हम बातचीत करते हैं, लेकिन चूंकि संविधान से जुड़ा मामला रहता है, न्यायालय से जुड़ा मामला रहता है, तो कई बार बहुत दायरे जो है वो तलाशने होते हैं, तय करने होते हैं उन दायरों को जिन दायरों में हमें बात करनी होती है। लेकिन वास्तव में इस तरीके की टिप्पणियां इन दायरों में बंद करके बात करने की स्थिति में नहीं छोड़ती हैं आपको। तब आपको अपना दायरा तोड़ना पड़ता है, और फिर कुछ ऐसे ही लोगों को अवसर मिलता है जब ये कहा जाता है कि देखिए न्यायपालिका के खिलाफ ऐसी बात हो रही है। ये बात न्यायपालिका के खिलाफ नहीं हो रही है, बात न्यायपालिका के हित में हो रही है। हम सवाल उठा रहे हैं, मिलॉर्ड से ये सीधे तौर पर सवाल है कि क्या ऐसी टिप्पणियां होनी चाहिए? क्या आप अपने लिए ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त कर पाएंगे? जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर किसी फैसले से कोई असहमत होता है तो क्या आपके ऊपर अंडे फेंके जाना, सब्जियां फेंका जाना आप अलाउ करेंगे? न्यायपालिका अपने जजों के लिए ये चीज़ें अलाउ कर देगी? अगर ऐसा है तो इस देश में शायद सांसद से लेकर के विधायक तक या आम आदमी तक सभी के लिए अलाउ हो जाएगा। अगर नहीं है तो साहब देखते रहिए, कम से कम सोच समझ करके बोलिए जो भी बोलना है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।